नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धोआयस में। सिद्धोआयस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हमने जो छठी क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक थी, उसके कुल 8 चैप्टर को इन डिटेल में पढ़ा है और इन चैप्टर्स को हमने 8 वीडियो के माध्यम से इन डिटेल में उसको समझा है। तो यहाँ पर इस सीरीज में आगे हम जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है, उसको इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है, उसका ये हमें फ्रंट पेज देखने को मिलता है, जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पर हम 7वीं क्लास में जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसको इन डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इस बुक में हमें कुल 10 चैप्टर देखने को मिलते हैं और इन 10 चैप्टर्स को हम 10 वीडियो के माध्यम से इन डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज हमारे पहले चैप्टर को यहाँ से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। मतलब इस चैप्टर में हम इन डिटेल वे में हमारा जो पर्यावरण है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम शुरू करेंगे आज के हमारे पहले पॉइंट से। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। देखिए, विश्व में हमें कई सारी प्रजाति या ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें मनुष्य एक प्राणी है। उसी समय हमें पेड़ पौधे या पशु पक्षी, इस प्रकार की कई सारे भिन्न भिन्न प्रजातियां हमारे अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलती है। ये जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों के सराउंडिंग एरिया में हमें कई सारे प्लेसेस देखने को मिलते हैं। उसी समय ये जो प्रजातियां हैं, उसके अराउंड हमें कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो भी वस्तुएं यहाँ पे इस एरिया में हमें देखने को मिलती है, जिसके द्वारा ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या किया है, पूरी तरह से सराउंड किया गया है। उसके आसपास के एरिया में यही चीजें हमें देखने को मिलती है। तो उस प्रकार का जो भी नेचर होगा, उस प्रकार की जो भी कंडीशन होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। इन सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, आप खुद को एज अ ऑर्गेनिज्म लीजिए और आपके सराउंडिंग एरिया में जो कोई भी चीज को आप देखते हो, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी बिकम अवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। देखिए, जो जीवन हम जीते हैं और जिस सराउंडिंग एरिया में हम रहते हैं, वहां पे हमें दो प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। एक चीज होती है जो कि नेचर के द्वारा बनाई गई है, मतलब उसमें मनुष्य का हमें कोई भी इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता। और दूसरी चीज होती है जो ह्यूमन के द्वारा, मतलब मानव के द्वारा बनाई गई है। तो ये जो नेचुरल और ह्यूमन मेड थिंग्स है, वो हमें हमारे सराउंडिंग एरिया में देखने को मिलती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम इन्वायरमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो किसका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे इन्वायरमेंट नेचुरल थिंग्स एंड ह्यूमन मेड थिंग, ये जहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। लेकिन जब हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करेंगे, तब यहाँ पे हमें दो प्रकार के इन्वायरमेंट या दो प्रकार की भिन्नता देखने को मिलेगी, जिनमें एक है बायोटिक और दूसरा है बायोटिक कंडीशन, जो हमारे अर्थ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये बायोटिक और अबायोटिक, इन दो चीजों में क्या डिफरेंस है, इस चीज को जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बायोटिक हम किसे कहेंगे, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल। तो बायोटिक थिंग्स हम किसे कहेंगे, जहां पे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, जहां पे हमें जीवन देखने को मिलता है। जीवन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जो वनस्पतियां होती है, जो प्लांट्स होते हैं, वहां पे हमें जीवन देखने को मिलता है। उसी समय जो भिन्न भिन्न प्राणी प्रजातियां है, वहां पे भी हमें जीवन देखने को मिलता है। जहां पे इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है, तो उसे हम कहेंगे बायोटिक इन्वायरमेंट। तो अबायोटिक इन्वायरमेंट कौन सा होता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड। देखिए, जो हमारा सराउंडिंग एरिया होता है, वहां पे हमें लैंड देखने को मिलती है, वहां पे हमें माउंटेन देखने को मिलते हैं, वहां पे हमें प्लेट्यू एरिया देखने को मिलता है। उसी समय वहां पे हमें कई सारी वैलीज या कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिनमें हमें जीव या जीवन देखने को नहीं मिलता। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, वो किसके अंडर आएगी, इट विल बिकम अबायोटिक
इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमने बायोटिक और अबायोटिक इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा। बायोटिक जहाँ पे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं और अबायोटिक जहाँ पे हमें नॉन लिविंग थिंग्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम जो इन्वायरमेंट वर्ड है उसका ओरिजिन कैसे हुआ इसको जरा देख लेते हैं। देखिए, एक फ्रेंच वर्ड है इन्वायरोनर, जिसका मीनिंग है नेबरहुड, मतलब जो हमारे आसपास का एरिया होता है, हमारे आसपास के एरिया में जो भी नेचुरल थिंग्स एज वेल एज मैनमेड थिंग्स हमें देखने को मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। ये जो पिक्चर है ये आपका इन्वायरमेंट का जो कंसेप्ट है उसको पूरी तरह से क्लियर कर देगी। तो देखिए, पहले यहाँ पर हम देखेंगे इन्वायरमेंट के हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जब कभी भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं वहां पे हमें नेचुरल थिंग्स भी देखने को मिलती है और उसी समय ह्यूमन मेड मतलब मनुष्य के द्वारा बनाए गए कई सारे चीजें देखने को मिलती है। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट की, जो एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट में हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है, तो देखिए, जो वाटर बॉडीज है, जो हाइड्रोस्फीयर है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। दूसरी तरफ एयर, एटमॉस्फेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। और लैंड, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। और लिविंग थिंग्स, जिसमें हमें बायोस्फीयर देखने को मिलता है। ये जो सारी की सारी जो नेचुरल थिंग्स हमें हमारे सराउंडिंग एरिया में देखने को मिलती है, दीज आर पार्ट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो दूसरी तरफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हम किसे कहेंगे। देखिए, हमने हमारे निवास के लिए कई सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, कई सारे घर बनाए हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। दूसरी तरफ हमारा जो इंटरटेनमेंट है या हमारा जो मनोरंजन है उसके लिए हमने कई सारे पार्क्स बनाए हैं। जो हमारा आवागमन है उसको सुखर करने के लिए हमने ब्रिजेस, रोड्स बनाए हैं, जो कि हमें यहाँ पे इस पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं। उसी समय कई सारे मंदिर, मस्जिद, जो कि हमारी श्रद्धा और आस्था के केंद्र स्थान है। और यहाँ पे हमने जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हम बनाते हैं वो कहाँ से हम बनाते हैं, वी आर मेकिंग फ्रॉम दी फैक्ट्रीज। वो फैक्ट्रीज भी हमने यहाँ पे बनाई है। तो ये मानव के द्वारा बनाई गई जो सारी चीजें है वो हमें सराउंडिंग एरिया में देखने को मिलती है। यहाँ पे ये नेचुरल थिंग्स और जो ह्यूमन मेड थिंग्स है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, इन दोनों को मिलाकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है। अब जब हम खुद की बात करते हैं, जब हम मनुष्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक तो हम इंडिविजुअल मतलब खुद के तौर पे देखा जाता है। दूसरी तरफ हमारी फैमिली आती है, हमारा परिवार आता है। उसके बाद एक परिवार किसका पार्ट होता है, एक परिवार एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी का पार्ट होता है। और एक सोसाइटी का कोई भी एक रिलीजन हो सकता है, जिसमें हिंदू रिलीजन हो सकता है, इस्लाम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है, कोई भी एक रिलीजन उसमें हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका भी हम पार्ट है। जो इकोनॉमी है मतलब एक अर्थव्यवस्था का भी यहाँ पे हम पार्ट बनते हैं। उसी समय हम किसी एक देश के नागरिक होते हैं, किसी एक देश के हमें सिटीजनशिप दी गई होती है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे हमने समझा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट की। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को इन डिटेल में यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में हमें जमीन देखने को मिलती है, जल देखने को, पानी देखने को मिलता है, जो हवा जिसे हम ब्रीथ करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को जीते हैं, वो भी किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हम हमारे एरिया में देखते हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। और भिन्न भिन्न प्राणियों की प्रजातियां, वो भी किसका पार्ट है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें हम बात करेंगे लैंड की, उसमें हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर क्या है, इसको हमने 6ठी क्लास की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसमें पढ़ा था। फिर से यहाँ पर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड क्रस्ट ऑफ हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय thin layer of soil,
It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continent and also on the ocean floor. Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also source of मिनरल वेल्स। जो लिथोस्फीयर होता है वो हमें जो हमारे अर्थ का जो सबसे ऊपर वाली जो परत है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लिथोस्फीयर। जो अर्थ के हमारे ऊपर वाली परत है वहां पे हमें रॉक्स देखने को मिलते हैं, उसी समय यहाँ पे हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल भी देखने को यहाँ पे हमें मिलती है। तो इन कंपोनेंट्स के द्वारा जो हमारा लिथोस्फीयर है उसको बनाया गया है। तो जो हमारा अर्थ का लिथोस्फीयर है वो हमें हर जगह एक जैसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे हमें कई सारी लैंडफॉर्म की वैरायटी देखने को मिलती है, जिनमें हमें माउंटेन मतलब पहाड़ देखने को मिलते हैं, प्लेट्यू पठार देखने को मिलते हैं, प्लेन्स मैदानी इलाका देखने को मिलता है और वैली जो खाड़ी का एरिया है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो हमारे अर्थ का सरफेस है वहां पे जो भी लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं उस प्रकार के लैंडफॉर्म हमें ओशन के फ्लोर पर भी देखने को मिलते हैं। मतलब ओशन का जो बॉटम का एरिया होता है यहाँ पे इस प्रकार के हमें माउंटेन, प्लेट्यू या प्लेन का एरिया भी देखने को मिलता है। जो लिथोस्फीयर है वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारक है इस चीज को जरा यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए जो लिथोस्फीयर है वहां पे हमें फॉरेस्ट का एरिया देखने को मिलता है, फॉरेस्ट से हमें कई सारी चीजें मिलती है। उसी समय ग्रासलैंड हमें लिथोस्फीयर पे देखने को मिलता है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर ये भी हमें लिथोस्फीयर में, और हमारा घर, हमारा निवास स्थान बनाने का काम भी हम कहाँ पे करते हैं तो लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर एक ऐसी जगह है वहां से हम कई सारे मिनरल्स को निकाल सकते हैं और हमारी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लिथोस्फीयर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की, हम बात करेंगे जलमंडल की। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशन। तो देखिए हमारे सराउंडिंग एरिया में हमें जो वाटर देखने को मिलता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। जो हमारा सराउंडिंग एरिया होता है वहां पे हमें वाटर खासकर तीन फॉर्म में देखने को मिलता है। तो पहला है गैसियस फॉर्म, दूसरा है लिक्विड फॉर्म और तीसरा है आखिर में सॉलिड फॉर्म, जहां पे हमें बर्फ देखने को मिलता है। लिक्विड फॉर्म में हमें जल देखने को मिलता है और गैसियस फॉर्म में हमें वाटर वेपर्स देखने को मिलते हैं। उसी समय जो हमारा अर्थ सरफेस है वहां पे कई सारे वाटर बॉडीज हमें देखने को मिलती है, जिनमें हमें रिवर्स, नदियां देखने को मिलती है, लेक्स देखने को मिलते हैं, सीज और ओशन भी वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डोमेन है इसी को हमने नाम दिया है हाइड्रोस्फीयर। आगे बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर इज अ thin layer of air that surround earth. The gravitational force of the earth hold atmosphere around it. It protects us from harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. तो एटमॉस्फेयर हम किसे कहेंगे? देखिए एटमॉस्फेयर हमारा जो अर्थ है उसके सराउंडिंग एरिया में इस प्रकार की एक थिन एयर की लेयर हमें देखने को मिलती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर बना हुआ हमें देखने को मिलता है तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ये जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, जो एयर की जो ये लेयर है उसको होल्ड करने का काम करता है। ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमें हार्मफुल रेज से बचाता है। उसी समय जो सन के द्वारा जो अधिक मात्रा में हीट हमारे अर्थ तक आती है उससे भी हमें बचाता है। यहाँ पे हार्मफुल रेज से मतलब है यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे हमें एयर देखने को मिलती है जिसकी हम बात कर चुके हैं। उसी समय यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की गैसेस भी देखने को मिलती है। यहाँ पे डस्ट के कुछ पार्टिकल्स भी हमें देखने को मिलते हैं
और मॉइस्चर, वाटर वेपर, ये भी एक हमारे एटमॉस्फेयर का महत्वपूर्ण कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है। जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उसी कारण जो हमारा वेदर और जो हमारा क्लाइमेट है वहां पे भी हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे बायोस्फीयर की। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरएक्ट विथ ईच अदर एंड सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो एरिया है जहां पे हमें लाइफ को सपोर्ट करने वाली सिस्टम देखने को मिलती है। उस एरिया में हमें लैंड, वाटर एंड एयर, ये जो तीनों हमारे इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है वो वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इस पिक्चर के माध्यम से जो हमारा इन्वायरमेंट, उसके जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है उसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं फिर से। तो देखिए, जो हमने हाइड्रोस्फीयर की बात की थी, तो हाइड्रोस्फीयर वो एरिया है जहां पे हमें काफी अधिक मात्रा में जल देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर वो एरिया है जहां पे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के गैसेस या भिन्न भिन्न प्रकार की वायु देखने को मिलते हैं। और लिथोस्फीयर वो एरिया है जहां पे हमने हमारे सेटलमेंट बनाए हैं। और यहाँ पे जो बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहां पे हमें एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, जहां पे हमें वाटर बॉडी देखने को मिलती है, उसी समय जहां पे हमें लिथोस्फीयर का पार्ट भी देखने को मिलता है। और इस एरिया में लाइफ को सपोर्ट करने वाली जो सिस्टम होती है, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो भी स्थिति की आवश्यकता होती है, यहाँ पे वो हमें आइडियल रूप में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन डिटेल में हमने जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके महत्वपूर्ण डोमेन्स को समझा। आगे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को जरा यहाँ पे हम देख लेते हैं। It is a system formed by interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. All plants, animal and human beings depend on their intermediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. There could be a ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even small pond. तो यहाँ पर हम एक जंगल का एग्जाम्पल लेंगे और उसकी सहायता से इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो इकोसिस्टम होता है वहां पे हमें दो प्रकार के एनवायरनमेंट के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। तो ये जो कंपोनेंट है यही हमें हमारे इकोसिस्टम में भी देखने को मिलते हैं। अब बायोटिक में हमें कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं? देखिए, बायोटिक में हमें भिन्न भिन्न वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें वनस्पति देखने को मिलेगी। उसी समय भिन्न भिन्न वन्य प्रजाति, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो ये तो बायोटिक कंपोनेंट हो गए। और दूसरी तरफ हमें अबायोटिक थिंग्स भी देखने को मिलेगी। इस एरिया में हमें पहाड़ देखने को मिलेंगे। इस एरिया में हमें वाटर बॉडीज देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पे हमें नदी या लेक्स भी देखने को मिल सकते हैं। उसी समय यहाँ पे हमें कई सारे चट्टाने, रॉक्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट लिए, एक है बायोटिक और दूसरा है बायोटिक। अब ये जो दो कंपोनेंट है उन्हें हम ये जो जंगल का एरिया है वहीं तक ही सीमित करेंगे। तो देखिए, ये जो बायोटिक कंपोनेंट है दे आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। वो कैसे? देखिए, जो भिन्न भिन्न वन्य प्रजातियां होती है, जो प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका जो फूड है, उनका जो अन्न है, उसके लिए वो जो प्लांट्स है उन पे डिपेंड होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा मिनरल्स लेते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। और डिकम्पोजिशन इस प्रक्रिया के द्वारा जो भी मिनरल्स मिट्टी में रिलीज होते हुए हमें देखने को मिलती है, उन्हीं मिनरल्स का यूज करके वनस्पति क्या करती है, जो फूड हमारे लिए जरूरी है उस फूड को प्रोड्यूस करने का
काम करती है। तो यहाँ पे ये तो हमने इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो अबायोटिक थिंग्स है, उनके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। तो देखिए, हमें जीवन जीने के लिए नदी की मतलब पानी की जरूरत होती है, जिसे हम नदी से लेते हैं। उसी समय हमें खेती करने के लिए मिट्टी की जरूरत है, वो मिट्टी हमें पहाड़ों पे, पठार पे या मैदानी एरिया में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये इंटरैक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इकोसिस्टम हम उस एरिया को कहेंगे जिस एरिया में जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे जो बायोटिक थिंग्स है वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है। अबायोटिक में हमने बात की फिजिकल एंड जो केमिकल फैक्टर्स है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंटरएक्शन है जिसके जरिए एनर्जी और जो मटेरियल है उसका ट्रांसफर होता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसी समय देखिए, जो प्लांट्स है, जो एनिमल है या जो ह्यूमन बींग्स है, दे आर इंटरडिपेंड। मतलब जो प्लांट होते हैं वो एनिमल पे डिपेंड है और जो एनिमल है वो ह्यूमन पे डिपेंड है। उसी समय जो ह्यूमन है दे आर डिपेंड ऑन एनिमल एंड एनिमल डिपेंड ऑन दी प्लांट। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा साइकिल या पूरी की पूरी चेन बनती हुई यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो इसी कारण यहाँ पे हमें जो बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स है उनके बीच इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलता है। जो इकोसिस्टम होता है उसका साइज की अगर यहाँ पर हम बात करें, जो इकोसिस्टम है वो कैन बी लार्ज एज अवर अर्थ। जो हमारा अर्थ है उसे एज अ वन इकोसिस्टम भी हम ले सकते हैं। उसी समय जो हमारा अर्थ है वहां पे एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलता है, उस कॉन्टिनेंट को भी हम एज अ इकोसिस्टम ले सकते हैं। जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट में हमें कोई एक देश देखने को मिलेगा, उस देश को भी हम एज इकोसिस्टम ले सकते हैं। जो देश है उस देश में भी कोई एक ऐसा एरिया होगा, कोई एक ऐसा रीजन होगा, उस रीजन को भी हम एज अ इकोसिस्टम ले सकते हैं। और जो कोई एरिया होगा उस एरिया में जो भी एक छोटी सी लैंड बॉडी है उसे भी हम एज इकोसिस्टम ले सकते। यहाँ पर हम लैंड बॉडी या वाटर बॉडी किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और उसके बाद भी अगर इन डीप में हम जाए तो देखिए, किसी जगह पे एक पेड़ गिरा हुआ हमें देखने को मिलता है, तो वो जो पेड़ है उस पेड़ को भी उसको हम एक इकोसिस्टम के तौर पे उसको हम ले सकते हैं। तो जो इकोसिस्टम है वो प्लेस और सिचुएशन के दृष्टि से वो चेंज होता हुआ हम देख सकते हैं। इकोसिस्टम कैन बी बिगर और कैन बी स्मॉलर। तो आगे इस पिक्चर की सहायता से आप आसानी से इकोसिस्टम का जो कंसेप्ट है उसको समझ पाओगे। तो यहाँ पे हमें एक पॉन्ड की इकोसिस्टम दी गई है। देखिए, ये जो पॉन्ड है यहाँ पे हमें बायोटिक और अबायोटिक थिंग देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे हम बायोटिक थिंग्स की बात करें, बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, तो यहाँ पे हमें एक गाय घास को चरती हुई देखने को मिलती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें कुछ हरिन, कुछ डियर वो भी चारा चरते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस पेड़ पे हमें एक पक्षी बैठा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें पेड़ देखने को मिल रहा है। उसी समय ये जो पॉन्ड है यहाँ पे हमें कुछ कमल खिलते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये किसका पार्ट है? दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द बायोटिक थिंग। अब अबायोटिक की अगर हम बात करें तो अबायोटिक में हमें कौन सी चीजें देखने को मिलेगी? तो अबायोटिक का पार्ट है ये जो वाटर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये जल। उसी समय ये पहाड़ जिसे हम देख रहे हैं, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ दी अबायोटिक थिंग्स। यहाँ पे हमें कुछ चट्टानें देखने को मिल रही है और यहाँ पे इस एरिया में हमें कुछ मिट्टी या जमीन देखने को मिल रही है। दीज आर ऑल दी पार्ट ऑफ दी अबायोटिक थिंग्स। तो देखिए, यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर इंटरएक्टिंग विद द अबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हमें देखने को मिलता है तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम इकोसिस्टम कहेंगे। यहाँ पे हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मतलब जो बायोटिक थिंग्स है उनके बीच में हमें यहाँ पे इंटरएक्शन देखने को मिलता है। उसी समय जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
दे आर इंटरेक्टिंग विद दी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अबायोटिक जो थिंग्स है उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन जारी है। और ये जो इंटरेक्शन इनके बीच में हमें देखने को मिलता है तो उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो इनमें से किसी एक चीज को छोड़ के वो नहीं जी पाएंगे। अगर ये जो गाय है उसको अगर ये पानी ना मिले तो इट कैन नॉट बी सर्वाइव। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन हमें हमारे एरिया में भिन्न भिन्न प्रजातियां, उसी समय जो हमारे सराउंडिंग एरिया में फिजिकल लैंड बॉडीज है या फिजिकल लैंडफॉर्म है उनके बीच में देखने को मिलता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम इकोसिस्टम कहेंगे। तो इस प्रकार से इन डिटेल में हमने जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसके पहले चैप्टर को पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसी समय अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अभी तक तो हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन किया ही होगा। अगर आपने उसे ज्वाइन किया है तो यहाँ पे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो वहां पे आपको जाना है और उन क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपसे फिर से इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।